कल पाकिस्तान के लिए जगराते का दिन है। कल रात फिर से पाकिस्तानी सेना और सरकार की नींद हराम होने वाली है, क्योंकि कल भारत सीमावर्ती राज्यों में युद्ध की मॉक ड्रिल करने वाला है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल मॉक ड्रिल होगा और फिर 3 जून को पंजाब में मॉक ड्रिल किया जाएगा। हम आपको भारत के नक्शे पर भी दिखाएंगे। भारत में मॉक ड्रिल का सायरन बजते ही पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं। आपको तो याद होगा 7 मई को पिछली बार मॉक ड्रिल पर क्या हुआ था। पाकिस्तान वो रात कभी नहीं भूल पाएगा। भारत ने उस रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर पर ब्रह्मोस मिसाइलों से इतने हमले किए थे कि पूरे पाकिस्तान में गूंज सुनाई दी थी। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और वायुसेना को तो भारतीय मिसाइलों ने हमले की भनक तक नहीं लगने दी। इन हमलों में भारत ने 100 से ज्यादा आतंकी मारे थे। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। अब एक बार फिर से सीमावर्ती राज्यों में भारत मॉक ड्रिल करने जा रहा है। पाकिस्तान फिर से सोच में पड़ गया है कि अब की बार ना जाने क्या होने वाला है। पाकिस्तानी इस बात से ज्यादा परेशान है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार अपने संबोधन में यही दोहराते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल होने वाला है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल होने वाला है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर भाषण में, हर संबोधन में यह दोहरा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब यह है कि आतंकियों पर एक्शन कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान को डर रहता है भारत के ऑपरेशन सिंदूर की दूसरा वार ना जाने कब हो जाए। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को साफ तौर पर कह दिया है कि आज का भारत वो भारत नहीं रहा जो आतंकी हमलों के बाद डॉजियर देखकर चुप हो जाता है। अब भारत को चाहिए आतंकियों का खात्मा, इसीलिए वो मॉक ड्रिल करके अपनी तैयारियां पुख्ता करता रहेगा। और क्या पता मॉक ड्रिल का कौन सा दिन पाकिस्तानी आतंकियों का आखिरी दिन साबित हो जाए। अभी हाल ही में बीएसएफ के आईजी ने खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर बताया था कि आतंकी एक बार फिर से अपने पुराने ठिकानों पर लौट रहे हैं। ध्यान से सुनिए इस खबर को। हाल ही में बीएसएफ के आईजी ने खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर बताया कि आतंकी एक बार फिर से अपने पुराने ठिकानों पर लौट रहे हैं, यानी टेररिस्ट लॉन्च पैड्स में पहुंच रहे हैं। मुमकिन है कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठ में उनकी मदद करे। हालांकि बीएसएफ ने निगरानी बढ़ा दी है और ड्रोन के जरिए भी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। कल होने वाली मॉक ड्रिल पाकिस्तान और उसके आतंकियों के लिए खतरे का सिग्नल भी हो सकता है। कम से कम उन आतंकियों के लिए जरूर हो सकता है जो अगर इस लॉन्च पैड्स में पहुंचे हुए हैं। कल के मॉक ड्रिल पर तो हमारी नजर रहेगी ही। जरा याद कीजिए, जब ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो हर रोज किस तरह का दावा करते थे। ट्रंप कहते थे कि वो 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध ही रुकवा देंगे, चाहे वो चुनावी रैलियां रही हों या फिर न्यूज चैनल्स के इंटरव्यू रहे हों।
डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन को लेकर हर बार यही दावा किया था कि उन्हें इस युद्ध को रुकवाने में सिर्फ 24 घंटे का वक्त लगेगा, 24 आवर्स, ऐसे चुटकी बजाते थे। आज इस युद्ध को 3 साल से भी अधिक वक्त हो चुका है। ट्रंप को प्रेसिडेंसी संभाले हुए 128 दिन हो चुके हैं, लेकिन यह युद्ध रुका नहीं है बल्कि और तेज गति से बढ़ गया है। तो ये जो चुटकियों में सुलझाने की वो बात करते थे, ट्रंप ने कोशिश की, खूब बातें करते हैं, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, बिजनेस की बात, लेकिन उनकी कोशिशों का हल कोई नहीं निकल रहा। पुतिन माने ही नहीं। ट्रंप को पुतिन के हाथों कैसे बेइज्जत होना पड़ा, अब आपको ये बताते हैं जरा। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 2.5 घंटे तक फोन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खूब बात की थी। पुतिन ने कहा था कि वो अमेरिका को एक मेमोरेंडम ऑफ पीस देंगे, यानी इसमें वो शर्तें होंगी जिससे यूक्रेन के साथ सीज फायर हो सके। लेकिन इस फोन कॉल को 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। ट्रंप को अभी तक रूस की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। उल्टा रूस का कहना है कि वो सभी मेमोरेंडम बना रहा है, अभी मेमोरेंडम बना रहा है, और वो ये नहीं कह सकता कि इसे बनने में कितना वक्त लगेगा, कितना लंबा वक्त लग सकता है। अब पुतिन की नाफरमानी से ट्रंप इस हद तक गुस्सा हो गए कि वो पुतिन को कुछ भी कहने लगे हैं। पहले उन्होंने पुतिन को क्रेजी बताया, क्रेजी, हिंदी में सीधा अनुवाद कीजिए तो पागल। और अब तो उन्होंने बिल्कुल एक ऐसी नई बहस छेड़ दी है कि तीसरे विश्व युद्ध की बात होने लगी है। सोचिए ट्रंप क्या क्या करवा रहे हैं। मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिख दिया कि व्लादिमीर पुतिन को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत सी खराब चीजें पहले से हो जाती, और मेरा मतलब है कि बहुत खराब। वो आग से खेल रहे हैं। ये स्टाइल है ये ट्रंप का। इसके बाद ट्रंप को रूस की तरफ से भी जवाब दिया गया, सोशल मीडिया पर ही दिया गया। एक्स पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने लिखा, मैं सिर्फ एक ही खराब चीज को जानता हूं और वो है वर्ल्ड वॉर 3। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझेंगे। इसके बाद ट्रंप के रूस और यूक्रेन से विशेष राजदूत कीथ केलॉग ने भी इसका जवाब दिया। वो क्या लिखते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 का खौफ पैदा करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मेदवेदेव की तरफ से लापरवाही भरी टिप्पणी थी जो एक विश्व शक्ति को शोभा नहीं देता। राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। हम उस मेमोरेंडम शर्तों का इंतजार कर रहे हैं जिसका आपने पिछले हफ्ते वादा किया था, अभी सीज फायर करो। सोचिए, ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर रूस का पूर्व राष्ट्रपति जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वर्ल्ड वॉर लिखकर जवाब दे रहे हैं। इसीलिए तो हमने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वादों और दावों का ऐसा गुब्बारा फुलाया कि वो अब फूट रहा है, वो दुनिया को समझ में आ चुका है। ये वही ट्रंप है जो राष्ट्रपति बनने से पहले कहते थे कि सिर्फ 24 घंटे दे दो, जैसे ही राष्ट्रपति बना तुरंत युद्ध रुकवा दूंगा। अब क्या हो रहा है, पहले कहते थे कि बस जैसे ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठूंगा पुतिन को कहूंगा युद्ध रोको, जेलेंस्की को कहूंगा सीज फायर करो, ये युद्ध रुक जाएगा। ट्रंप बहुत बचकानी बातें करते रहे। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत ताकतवर है। सबका, जिसको कहते हैं पंचायती करना, सरपंच अपने आप को घोषित करना, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन पुतिन ने तो दिखा दिया कि होता होगा अमेरिका का राष्ट्रपति ताकतवर। हम नहीं सुनते। 24 घंटे आपने सुने, कितने बार उन्होंने 24 घंटा का सुना आपने ट्रंप के दावे। लेकिन ये सारे दावे राष्ट्रपति बनने से पहले के थे। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्हें आटे दाल का भाव समझ में आया। उन्हें यह समझ में आ गया कि बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है और डिप्लोमेसी के लेवल पर इन बड़े बड़े मसलों को सुलझाना बिल्कुल अलग है। ये अब तक रूस ट्रंप की सुन नहीं रहा है। अब जब तो ट्रंप पुतिन को पागल तक कह रहे हैं। आप सोचिए, एब्सोल्युटली क्रेजी लिख रहे हैं। ये भी ट्रंप का ही सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को क्रेजी कह दिया। अब तो ये कहा जा रहा है कि ट्रंप रूस पर और ज्यादा सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। ये खबरें हैं कि ट्रंप रूस के ऊपर आने वाले दिनों में कुछ नए सैंक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि वो रूस के सामान पर 500% का टैरिफ लगा सकते हैं। यही तरीका उन्होंने सीखा आजकल। जो बात नहीं मानता है उसके ऊपर टैरिफ लगाना, जिससे प्रतिस्पर्धा हो वहाँ टैरिफ लगाना, जिससे कुछ मिल जाए उसका टैरिफ घटा देना, जिससे गोल्फ कोर्स मिल जाए वहाँ पर टैरिफ को लेकर फिर से बात कर लेना, जहाँ पर नए सिरे से
धंधा चाहिए, पैसा चाहिए, वहाँ से विमान ले लेना। अभी बहुत से देश रूस से अपनी ऊर्जा ज़रूरतों की आपूर्ति करते हैं, इसीलिए उन देशों पर ट्रंप 500% के टैरिफ की घोषणा कर सकते हैं। इजराइल शुरू से ये मानता रहा है कि गाजा में आम लोगों के लिए जो भी मदद जाती है उस पर हमास के आतंकवादी कब्जा कर लेते हैं और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। इस युद्ध को 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इजराइल ने गाजा में अंदर जाकर भी देख लिया, लेकिन वो हमास का खात्मा नहीं कर पाए और अपने बंधकों को भी छुड़वा नहीं पाए। इसीलिए इजराइल गाजा की तमाम सप्लाई लाइन को बंद करके ये सुनिश्चित कर रहा है कि हमास के आतंकी सरेंडर करें, इजराइल के बंधकों को वापस लौटाए। लेकिन यहां तो स्थिति उल्टी पड़ रही है। गाजा में भयंकर भूखमरी फैल गई है। इसी वजह से अमेरिका समेत कई देशों का इजराइल पर दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने रविवार से गाजा में फिर से जरूरी मदद शुरू करने का आदेश दिया। हालांकि नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इससे हमास को ही फायदा होगा। देखिए, गाजा के राफा में मंगलवार को खाना लेने के लिए पहुंचे लोगों के बीच की भगदड़ मच गई थी। 3 लोगों की खाने के लिए मची इस भगदड़ में मौत हो गई और 46 के करीब लोग घायल हो गए। अब ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिकों ने हवा में फायरिंग की, जिसके बाद लोगों के बीच भगदड़ मची। हालांकि इजराइल का कहना है कि उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए एक चेतावनी वश ये गोलियां चलाई थी, जिस दौरान इजराइल की तरफ से गोली चलाने के बाद भगदड़ मची। यहाँ राफा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। हालांकि इजराइल का यह भी कहना है कि गाजा के पास पर्याप्त खाना है। गाजा में भूखमरी के जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत है। बाकायदा इजराइल की आर्मी की तरफ से बयान जारी करके बताया जा रहा है कि हर संभव मदद भेजा जा रहा है। वो तो हमास के लोग हैं जो लूट रहे हैं। गाजा में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मदद पहुंचाई जा रही है। इजराइल गाजा में खाना बांटने के लिए नया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना रहा है। ये सेंटर इजरायली सेना की निगरानी में रहेंगे और इसका संचालन अमेरिका करने वाला है। देखिए, अब आपको ये बताते हैं कि कैसे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते नेतन्याहू को कड़ी चेतावनी दी और कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु वार्ता चल रही है, उसे पटरी से उतारने वाली कोई भी कार्रवाई नहीं करना। ईरान को लेकर आप सोचिए, यानी अमेरिका ईरान के साथ अपने मसले सुलझाना चाहता है और इसीलिए वो चाहता है कि इजराइल इस दौरान हमले रोक दे। लेकिन इजराइल भी ट्रंप की नहीं सुन रहा है। इजराइल ने तो गाजा पर पिछले 1 हफ्ते में हमले और ज्यादा बढ़ा दिए। बीते हफ्ते शनिवार को रविवार यानी 24-25 मई को इजरायली हवाई हमलों में अनुमान के मुताबिक 182 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 182, जिनमें बच्चे, महिलाएं शामिल हैं। इजराइल के हमले में 1 सप्ताह में 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यानी इजराइल भी ट्रंप की नहीं सुन रहा है और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दूरी और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रंप यूक्रेन समेत गाजा युद्ध का भी खात्मा चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो उन्हें कामयाबी मिलती नहीं दिख रही। याद होगा आपको, 2 इजरायली एम्बेसी में काम करने वाले लोगों की अमेरिका में हत्या हो गई थी। उस वक्त भी खुलकर नाराजगी नेतन्याहू ने जाहिर की थी। ट्रंप सरकार अमेरिका आने वाले छात्रों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच को और सख्त करने जा रहे हैं। अब यह बहुत बड़ी बात है। यह कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करे, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट, टिकटॉक, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जो भी उनके पोस्ट है, पोस्ट ही नहीं, अगर आपने कुछ लाइक भी किया है, कमेंट किया है किसी के पोस्ट पर या शेयर की है, तो इसकी जांच की जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं ये स्टूडेंट अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाला कंटेंट तो पोस्ट नहीं कर रहा। लेकिन ज्यादातर जो क्रिटिक्स हैं वो यही मानते हैं कि ट्रंप ये चाहते हैं कि उनके देश में आने वाला हर छात्र या तो अमेरिका की प्रशंसा करने वाला हो या अमेरिका की लाइन को टो करने वाला। कोई भी निंदा करने वाला अमेरिका के अंदर ना घुस जाए। भले ही इस आदेश का मकसद अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में यहूदी विरोध और वामपंथी विचारों को रोकना है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप विदेशी स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालने का आदेश दे रहे हैं, उस पर खुलकर आपत्ति है। खुद तो अमेरिका बहुत अभिव्यक्ति की, आजादी की बातें करता है और यहां उन लोगों की एंट्री रोक रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी ये दूसरे देशों को याद दिलाते हैं और यहां उन लोगों की एंट्री रोक रहा है जो उसके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते। अंग्रेजी में कहते हैं फॉल इन लाइन और स्टे आउट। यही वो कर रहा है। या तो उनकी विचारधारा में हाँ मिलाइए, वरना बाहर रहिए। ट्रंप के इस आदेश से सबसे ज्यादा समस्या उन भारतीय छात्रों को होगी
जो अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। अमेरिका में कुल 11 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र हैं और इनमें से करीब 3,31,000 भारतीय स्टूडेंट्स हैं। ये वो वक्त है जब अगले साल के एडमिशन के लिए छात्र अप्लाई करेंगे और उससे पहले अमेरिकी सरकार का यह आदेश आ गया। इससे भारतीय छात्र भी बहुत परेशान है, कंफ्यूजन की परिस्थिति है। उनको इंटरव्यूज के लिए अब शेड्यूल नहीं मिलेगा क्योंकि ये उनका आदेश है। अब ऐसे में उनके सोशल मीडिया को खंगाला जाएगा, तो आपका सोशल मीडिया देखकर अब आपको वीजा देगा अमेरिका। ट्रंप ने यह हालत कर दी है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। इस वक्त दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से कभी भी विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। हालात ये है कि दुनिया भर के देश अलग अलग मुद्दों पर लड़ रहे हैं। कई देश भले ही सीधी लड़ाई में ना उतरे हों, लेकिन वो परोक्ष तौर पर लड़ाइयों का हिस्सा बन चुके हैं। रशिया और यूक्रेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और कई यूरोपीय देश आर्थिक और सैन्य मदद कर रहे हैं, जबकि रशिया को भी कई देशों से हथियार सैनिक मिले हैं। देखिए, इसी तरह से इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में फिलिस्तीन को कई इस्लामिक देश मदद कर रहे हैं और इजराइल को उसके मित्र देशों का समर्थन मिल रहा है। देखा जाए तो दुनिया के अलग अलग कोने में कई छोटे बड़े युद्ध चल रहे हैं जो कभी भी गुटबाजी में बदलकर भयानक रूप ले सकते हैं। और अब हम आपको विश्व के मानचित्र पर यह दिखाना चाहते हैं। देखिए, भारत के साथ ही ये युद्ध छोटा जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद जो लामबंदी इस्लामिक मुल्कों के साथ पाकिस्तान कर रहा है, तुर्की से लेकर अजरबैजान, ये साफ है कि अपने अपने गुट बन रहे हैं सबके। अब हम आपको विश्व के मानचित्र पर यह दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त जब आप अपने घर पर डिनर कर रहे हैं तो दुनिया में क्या चल रहा है। रशिया यूक्रेन पिछले 3 साल से युद्ध लड़ रहे हैं। कई कोशिशों के बावजूद युद्ध नहीं रुका। इजराइल फिलिस्तीन, वहां भी जंग जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई का पहला चरण हो चुका है। दूसरा चरण कभी भी भड़क सकता है क्योंकि सिंधु जल संधि को लेकर आग भड़कने लगी है और कल युद्ध की मॉक ड्रिल भी होने वाली है। म्यांमार में गृह युद्ध की स्थिति चल रही है। मेक्सिको में गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। संसाधनों की कमी ने दक्षिण अमेरिका में कुछ देशों को भी अस्थिर कर दिया है। उत्तरी अफ्रीका में भूखमरी और गरीबी ने हालात को हिंसाग्रस्त बना दिया। यहां नॉर्दर्न अफ्रीका में सीरिया, इराक, लेबनान जैसे मिडिल ईस्ट के देशों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की जंग चल रही है। पिछले 2 विश्व युद्ध से हमने यही सीखा है कि जब दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में विवाद शुरू होते हैं तो वो मिलाकर एक बड़े युद्ध को आमंत्रण दे सकते हैं। आज हम ये भी कह सकते हैं कि एक चिंगारी भड़कने की देरी है, हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। जानकारों का कहना है कि विश्व युद्ध की चिंगारी का काम पानी करेगा। पहले विश्व युद्ध का मुख्य कारण जमीन थी। दूसरे विश्व युद्ध का मुख्य वजह तेल और ऊर्जा की जरूरत। तीसरे विश्व युद्ध का मुख्य कारण पानी होगा, ऐसा कई लोग मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6वें महासचिव बुतरास घाली ने पानी के वैश्विक संकट को लेकर करीब 3 दशक पहले कहा था कि भविष्य में अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। साल 1995 में मिस्र के मशहूर लेखक और विश्व बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे इस्माइल सेरागेल्डन ने कहा था कि 20वीं शताब्दी में तेल के लिए युद्ध हुआ था, अगली शताब्दी में पानी के लिए होगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, आग पानी में भी लगती है और कोई आश्चर्य नहीं कि अगला विश्व युद्ध के पानी के ही मसले पर हो। ये सब हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि इस वक्त भारत, पाकिस्तान और चीन में पानी को लेकर युद्ध जैसे हालात बनने लगे। अगर इस मुद्दे पर ये तीनों परमाणु शक्तियां आपस में भिड़ी तो ये तय मानिए कि पूरी दुनिया के लिए तीसरा विश्व युद्ध मजबूरी बन जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु के जल को लेकर चल रहे विवाद पर अब चीन ने भारत को धमकी दे दी है। उसने कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन भारत जाने वाली नदियों का पानी रोक सकता है। द सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट और एनालिस्ट डॉक्टर विक्टर गाव ने पाकिस्तानी टीवी चैनल से कहा कि चीन को भारत जाने वाली नदियों का पानी रोक देना चाहिए। चीन के एनालिस्ट के इस बयान को चीन सरकार की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ करीब 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। सिंधु का पानी रुकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध की खेती पर बुरा असर पड़ने लगा और इसकी वजह से वहां पर अंदरूनी जंग छिड़ी हुई है। सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन थी जिसको भारत धीरे धीरे
काटता जा रहा है और अब पाकिस्तान के पास अपना खून जलाने और भारत को कोसने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। जल संधि के स्थगित होने के बाद सबसे पहले सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी रोका जाने लगा और अब रावी, ब्यास और सतलज पर बने डैम की सफाई शुरू कर दी गई है। इसकी सफाई होने से इन नदियों का पानी भी ज्यादा मात्रा में रुकेगा, जिससे पाकिस्तान और बुरी स्थिति में आ जाएगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पे चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। सबसे पहले तो हम आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाते हैं कि चीन से, अगर आप देखिए एक एक करके हम आपको बड़ी स्क्रीन पर आज दिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो चीन से भारत की ओर आने वाली जो मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो आप देख लीजिए। ये देखिए ब्रह्मपुत्र, ये हम आपको दिखा रहे हैं। चीन से आने वाली तमाम नदियां हैं, चाहे वो यहां पर ब्रह्मपुत्र हो, यहां पर सतलज हो और यहां पर सिंधु नदी हो। तो देखिए अगर आप देखें तो चीन से भारत की ओर आने वाली जो मुख्य नदियां हैं वो आपने देख लिए। मुख्य रूप से 3 बड़ी नदियां हैं। अब इनको आप पूरी तरह से देख लीजिए, सिंधु और सतलज और ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये 3 नदियां हैं। ये तीनों ही नदियां चीन के शिनजांग से भारत के अलग अलग क्षेत्रों की ओर बहती हैं। अब सिंधु नदी चीन से निकलकर जम्मू कश्मीर की तरफ बह रही है, देखिए सिंधु नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करके असम और पश्चिम बंगाल से होती हुई गंगा सागर में मिल जाती है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए। इसके अलावा सतलज नदी वो देखिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए, ये देखिए चीन से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और फिर पाकिस्तान में पहुंचती है। इस मैप में आप ये समझ पा रहे होंगे कि चीन से आने वाली इन नदियों से भारत के कई राज्य फायदा उठाते हैं, लाभान्वित होते हैं। आपको बताना जरूरी है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि है, उस तरह से भारत और चीन के बीच में नदियों को लेकर कोई आधिकारिक संधि नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच एक एमओयू के तहत तय किया गया है कि चीन भारत को हाइड्रोलॉजिकल डेटा देगा, यानी वो अपने डैम से कब कितना पानी रोकेगा या छोड़ेगा इसकी जानकारी दी जाएगी और इस हिसाब से भारत अपनी प्लानिंग करता है। लेकिन चीन पिछले कई वर्षों से भारत को हाइड्रोलॉजिकल डेटा नहीं दे रहा। वर्ष 2017 में डोकलाम में हुए संघर्ष के बाद से चीन ने ब्रह्मपुत्र और सतलज से जुड़े जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है वो दिया ही नहीं है। चीन पर आरोप है कि वो जानबूझकर पानी रोकता है, फिर अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ देता है, जिससे असम में बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं। इसे भी चीन की साजिश के तौर पर ही देखा गया है। इसके अलावा चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना को अनुमति दी है। इसको लेकर भारत और चीन के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। बांध बनने की स्थिति में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का बहाव कम हो जाएगा, जिससे हमारे 3 राज्यों की खेती पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि चीन बहुत पहले से ही भारत के खिलाफ नदियों का जो जल है उसको रोकने की साजिश कर रहा है। नासा के रिसर्चर डॉक्टर वाई नित्यानंदन ने सैटेलाइट डेटा के आधार पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके डेटा के अनुसार चीन तो पिछले कई वर्षों से नदियों का जल रोककर भारत को लगातार परेशान कर रहा है। सैटेलाइट से मिले डेटा के मुताबिक पिछले 5 सालों से चीन ने सतलज के पानी को कई जगहों पर रोका है, जिससे इसकी धारा में लगभग 75% तक की कमी आ गई। सतलज का पानी 8000 गीगालीटर से घटकर अब केवल 2000 गीगालीटर हो गया है। आरोप है कि चीन ने पानी के बहाव को दूसरी दिशाओं में मोड़ दिया है, जिससे भारत में सतलज में पानी का मात्रा कम हो गई। देखिए, सतलज में पानी की मात्रा कम होने की वजह से चीन के बांध और हाइड्रोइलेक्ट्रिक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो बना रहे हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल करे भारत के खिलाफ। इनके जरिए चीन सतलज के बहाव को नियंत्रित कर रहा है और एक हथियार के तौर पर भारत के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल कर रहा है।
नदियों के जल रोकने वाला विवाद अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3 परमाणु शक्ति संपन्न देश क्या युद्ध की स्थिति में आ जाएंगे? पाकिस्तान पूरी तरह से सिंधु के जल पर निर्भर है और उसके पास सिंचाई और पीने के पानी का जरिया सिंधु ही है। ऐसे में उसके पास भारत पर हमला करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही चीन ने अगर नदियों का जल रोका तो भारत के साथ संघर्ष की नौबत ना आ जाए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तनाव की वजह से विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ एक और खतरा फिर से सिर उठा रहा है जो पहले ही दुनिया को बहुत बड़ा दर्द दे चुका है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में कोविड के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। मंगलवार तक अगर आप देखिए तो भारत में कोविड के जो एक्टिव केसेस थे उनकी संख्या 1000 को पार कर गई। 1000। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सक्रिय जो एक्टिव केसेस हैं 1000 मामले कोविड के, उनमें 700 से ज्यादा मामले 19 मई के बाद यानी पिछले 10 दिन में आए हैं। यानी जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोरोना के एक्टिव केसेस में से लगभग 75% जो हैं वो मामले भारत के 3 राज्यों से हैं, जिनमें केरल 430, महाराष्ट्र 210 और दिल्ली 104 केसेस मिले हैं। डरने की बात इसलिए कम है कि भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 9 ऐसे केसेस हैं जिनमें कोविड केसेस डबल डिजिट में हैं। लेकिन हाँ, ये वो वक्त जरूर है जब सतर्क होना है। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली के अलावा गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनमें कोरोना के मामले 10 से ज्यादा। भौगोलिक रूप से देखें तो कोविड का असर सीमित है। सुकून की बात यह है कि भारत के 20 राज्य और यूटी ऐसे हैं जहां भी कोविड का कोई भी सक्रिय केस नहीं है। इसीलिए कोविड से घबराने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अब ये एक सामान्य फ्लू की तरह हो गया है। हालांकि कोविड की वास्तविक स्थिति अगले 1 हफ्ते में साफ हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे कोविड के लक्षण वाले लोगों की जांच बढ़ेगी आंकड़ों में स्पष्टता आएगी। अभी कोविड की वजह से ज्यादा लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं। हालांकि कोविड के की ही वजह से पिछले 10 दिन में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में 6 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 3 लोग महाराष्ट्र के हैं, 2 केरल के हैं और 1 कर्नाटक से। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देश हैं जो कोविड के मामलों में वृद्धि की बात कर रहे हैं। सिंगापुर में 26 अप्रैल तक कोविड के मामले लगभग 11,000 थे, जो अब 3 मई तक 14,000 हो गया है। और देखिए, सबसे ज़्यादा लोग अगर आप देखिए आसपास के मुल्कों से कहाँ आते हैं, वो या तो केरल में जाते हैं या मुंबई, दिल्ली, और इसीलिए यहाँ पर केसेस ज़्यादा है। यहाँ से फिर कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो फैला रहा है। इसे लेकर सिंगापुर की जो हम बात कर रहे थे, सिंगापुर के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें पहले से ही आशंका थी कि साल भर में होने वाली सांस के संक्रमण वाली दूसरी बीमारियों की तरह कोविड के मामले भी आ सकते हैं, क्योंकि अब ये सामान्य हो गया। ये समझना भी ज़रूरी है कि ये कोविड का वायरस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब ये आपातकाल की तरह रिएक्ट नहीं करता, बल्कि कई डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट ये कह रहे हैं कि ये बाकी फ्लू की तरह बीमारियों का जो पूरा एक लिस्ट है जो कई बार फैलती हैं वो हो गया है। अब सवाल यह है कि कोविड के मामले अचानक से क्यों बढ़े, तो इसकी एक नहीं बल्कि कई जगह अलग अलग वजह है। देखिए, पहला, समय के साथ वैक्सीन का असर कम होता है, बीमारी के प्रति इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे शरीर में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी, वायरस के नए वेरिएंट्स, समय के साथ वायरस में बदलाव आता है जिससे ये इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। तीसरी वजह है मौसमी पैटर्न। कुछ बीमारियां मौसम के आधार पर फैलती हैं। ह्यूमिड पीरियड, मतलब जब हवा में बहुत नमी हो तो संक्रमण बढ़ जाता है। चौथी एक बड़ी वजह है कम टेस्टिंग, निगरानी कम होती है। अब जैसे खबर फैल रही है कोई बीमार होगा तो हो सकता है टेस्टिंग शुरू करे, वो टेस्टिंग करा ले, वरना लोग टेस्टिंग ही नहीं कराते। जो ये वेरिएंट आया है कोरोना को लेके, कितना अलर्ट रहने की जरूरत है और कितना खतरनाक है, या पिछले साल की तरह ही है? तो ये नया वेरिएंट आया है JN.1, ये है तो पुराना अगस्त 23 में रिपोर्ट किया गया था कि ये पहली दफा देखा गया था, लेकिन ये वेरिएंट ग्रेजुअली कुछ सालों में वेरिएंट जो है डोमिनेंट वेरिएंट हो गया। सारे दुनिया में ये सबसे ज्यादा वेरिएंट हो गया। इसमें कुछ म्यूटेशन है जो हम पहले कहते थे स्पाइक प्रोटीन पे, इसके कारण ये ज़्यादा इन्फेक्टिव है और ये इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, मतलब इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को एस्केप करके इन्फेक्शन करता है। लेकिन ये देखा गया है कि इसमें डिजीज जो ज़्यादातर लोगों में माइल्ड डिजीज होती है, जुकाम, नज़ला, बुखार, खांसी, गले में खराश,
जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनको डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है या ऐसी दवाइयों पे हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती, उनमें ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है, तो उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो कोविड-19 वायरस है, कोरोना जो ये सब वायरस है, ये अब हमारे साथ रहेगा। जैसे हाँ, मतलब ये जैसे और वायरसेस हैं इसमें ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। एक टाइम था 2003 में जब कोविड का एक सार्स को वायरस आया था, वो खत्म हो गया था क्योंकि उसको कंटेन हो गया तो आगे फैल नहीं पाया था। इसीलिए कोविड से घबराने से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और वो सभी आदतें फिर से व्यवहार में लानी चाहिए जो कोविड के दौरान जिनका पालन किया जाता था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, अगर मुमकिन हो तो आप मास्क पहने, आपको सर्दी है, नाक, मतलब जो भी परेशानियां होती हैं, सिर दर्द है, खराश है, बुखार है, तो मास्क जरूर पहने। ऐसे लोगों को घर पर ही आइसोलेट होना चाहिए, बाकियों से थोड़ा दूर रहें। घर पर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, हाथों की सफाई का ध्यान रखें। बाहर जाते हैं वापस आते ही हाथ धोइए, पानी पीते रहें, शरीर के तापमान, ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी। अगर आपको बुखार वगैरह आता है तो मतलब प्रिकॉशन लेना है, आपको तैयार रहना है, प्रिकॉशन लेना है, सावधानी बरतनी है। बहुत दिन तक तेज बुखार है, खांसी है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए और सावधान रहें। कौरव और पांडव भले ही इतिहास हो गए, लेकिन शकुनी के पास है आज भी कुछ लोगों के पास है। नमस्कार।